सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए क्लास 12th की फिजिक्स लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? क्लास 12th की फिजिक्स। और क्लास 12th के फिजिक्स में हमने आपको ऑलरेडी पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड कंप्लीट कर दिया है। साइड बाय साइड करंट इलेक्ट्रिसिटी तो चल ही रहा है, उसकी भी वीडियो अपलोड होती रहेगी। आज हम चैप्टर नंबर 2 लेकर आए हैं और उस चैप्टर का नाम तो आप जानते ही हो, क्योंकि बोर्ड के टाइम में खड़े हो आप। और उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को भी साथ बाय साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का किरचॉफ्स लॉ बताया है, उसके अंदर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन बचा है, सेल ईएमएफ बचा है और इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी बचा है, फिर उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी बची है। वो सब करते रहेंगे। आज हम चैप्टर 2 क्लास 12th के फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पहला नंबर लेक्चर लेकर आए हैं। इस लेक्चर के अंदर हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होती है, ठीक। फिर समझाएंगे ये पहले बताएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, आराम से, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। फिर बताएंगे हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट, एक पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा। फिर हम इस टॉपिक में बताएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। यानी सबसे पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसकी स्टोरी समझाएंगे। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट, एक पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट, एक पॉइंट चार्ज से आर दूरी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज, जिसको आप दूसरी भाषा में याद करो, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ा है, इसको आप क्या कहते थे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यानी इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस कह लो या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कह लो। उसके बाद इसी चैप्टर में, जगह नीचे नहीं बचा है, बता देते हैं यहां पर। फिर हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की कहानी, फिर हम आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल समझाएंगे। फिर इसी वीडियो में हम आपको समझाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस एंड एट इट्स इक्वेटोरियल। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन, पहले में इट्स एक्सिस और सेकेंड में एट इट्स इक्वेटोरियल। ये सारी स्टोरी हम आपको आज की क्लास में समझाएंगे। यानी सबसे पहले हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस समझाएंगे, फिर हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज समझाएंगे, ड्यू टू अ पॉइंट समझाएंगे, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, जिसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी कहते हैं।
फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल या के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ऑलरेडी जानते हो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को P से डिनोट करते हैं, Q × 2a होता है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस एट इट्स इक्वेटोरियल बताएंगे। उसके साथ साथ और भी कुछ बताओगे सर? यस, उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल where electrostatic potential is zero between line joining two charges। यानी दो चार्जेस का जब लाइन ज्वाइन करोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किस किस पॉइंट पे जीरो होगा। और ये पूरी कहानी आज के क्लास की होगी। अब इसमें 2 घंटे लगे, 2.5 घंटे लगे, लेकिन ये पूरी स्टोरी हम आपको एक साथ समझाने की कोशिश करेंगे। इतना समझ जाओगे, उसके बाद हम आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल, एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में रिलेशन, फिर उसके बाद कैपेसिटेंस पे हम आ सकेंगे, क्योंकि ये लंबा चैप्टर है, आप ऑलरेडी जानते हो। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का पहला वीडियो 5 घंटे का बना था, उसी तरह ये 2-2.5 घंटे तो कम से कम जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट के बारे में, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ मल्टीपल चार्जेस या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। फिर एक टॉपिक आएगा वेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज जीरो बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहां पे जीरो होगा। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल की कहानी समझाएंगे, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस एंड एट इट्स इक्वेटोरियल की कहानी को समझते हुए चलेंगे। अगर आप इस साल के बच्चे हो 2022 से लेकर 2023 तक, तो आपको इसमें सिर्फ एक ही चीज डिलीटेड है, और वो ये डिलीटेड है कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर एनर्जी बराबर, आप आगे पढ़ोगे, हाफ CV²। तो फार्मूला पढ़ना है, लेकिन इसका डेरिवेशन डिलीटेड है। ये कैसे फार्मूला आया, इस डेरिवेशन को हमें नहीं जानना है। सिर्फ इस फार्मूला से मतलब है कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज हाफ CV², या और भी 2-3 फार्मूला है, वो याद करना है। बस उसका जो डेरिवेशन हाफ CV² तक कैसे पहुंचे, ये चीजें डिलीटेड है। समझ गए बात को? तो आज की ये पूरी क्लास होने वाली है। इस पूरे टॉपिक को लिख लो और लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, धीरे 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 हम इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे और चीजों को बारीकी से और प्यार से समझते हुए चलेंगे। इस सब बातों को एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लो, क्या डिलीटेड है, क्या आना है, क्या छोड़ना है, हर चीजों को। ठीक है, तो स्टार्ट कर दे टॉपिक को। हाँ सर, स्टार्ट कर लो। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस जानते हैं। इरेज करें, ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, 2 से 2.5 घंटे इसमें हम ये पूरा टॉपिक। हाँ, उसके साथ साथ NCERT के क्वेश्चंस भी बताएंगे। उसके साथ साथ NCERT के पेज नंबर 55 में एक एग्जाम्पल है जो है 2.1, और उसी तरह पेज नंबर 58 में भी एक एग्जाम्पल है 2.2। ये दोनों एग्जाम्पल को भी समझा देंगे। इसी टॉपिक से रिगार्डिंग वो क्वेश्चंस है, एग्जाम्पल है। पेज 55 के एग्जाम्पल 2.1 और पेज 58 के एग्जाम्पल 2.2, उसको समझाते हुए इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। आप अच्छे से देख लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इरेज कर दे, सारी बातों को लिख लो। ये आज की हमारी टॉपिक है। की वाली बात, हाँ सर। अब आराम आराम से चीजों को समझो। देखने में भले आपको लग रहा होगा कि सर आपने इतना सारा इंटेक्स्ट बताया है, तो ये तो फिर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की तरह 5 घंटे जाएगा। नहीं, 2 घंटे के अंदर में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और ये सारे टॉपिक्स बहुत इजी है, इसलिए हमने इन सबको एक साथ खत्म करने की जिम्मेदारी ली है, ताकि आपको प्रॉब्लम न हो। ओके सर, देखते हैं आप कितना अच्छा समझा पाते हो। ओके, लेट्स सी। तो चलिए, आप लोगों का बहुत तहे दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल और आपका भी S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस पे। सरस्वती जी के नाम को लेते हुए सरस्वती चीज की पढ़ाई, एक सरस्वती है जिसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं
स्टैटिक। इलेक्ट्रो मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन। स्टैटिक मतलब क्या हुआ? रेस्ट। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है मतलब चार्ज एट रेस्ट। ठीक, यानी कोई चार्ज रुकी हुई है उसी के लिए बात करेंगे। चार्ज जब चलने लगेगी उसकी बात फिर मैग्नेटिज्म में करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, पहला टॉपिक यही था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपने क्लास 10th में एक डिफिनीशन पढ़ा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम one point to another is known as potential difference। समझो, कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हो। Amount of work done to move a unit positive charge from one point to another point। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठाकर लेकर आते हैं, उसको लेकर आने में जितना वर्क डन लगता है उसी वर्क डन, उस चार्ज को लाने में जो वर्क डन लग रहा है उसी को उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। आप समझ भी सकते हो। कहते हो ना, कोई आदमी जिम कर रहा होता है तो सर वो पोटेंशियली बहुत स्ट्रांग है। पोटेंशियल देखो, कोई भी चीज को जब लिफ्ट करते हो, उठाते हो, तो उसमें क्या लगता है? पोटेंशियल एनर्जी। तो कहता है अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब अगर मान लो कोई एक पॉइंट ए है, कोई एक पॉइंट बी है। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि एक चार्ज को कंसीडर करेंगे Q0 और इसको हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज। मतलब कहा गया है फिजिक्स में कि एक चार्ज ऐसा बनाया गया है जो कि टेस्ट चार्ज हो, जो कि पॉजिटिव चार्ज हो, जो कि वेरी 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 स्मॉल हो, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज हो। और अगली चीज, इट डज नॉट हैव इट्स ओन इफेक्ट। यानी इसका कोई भी इफेक्ट हम नेग्लिजिबल, ऐसा नहीं है। समझो, आराम से चीजों को पकड़ना, एक बार पकड़ लिया तो डेरिवेशन सब चीज आसान हो जाएगा। कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम कह रहे हैं कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। तो कहता है एक टेस्ट चार्ज, अब फिजिक्स में एक टेस्ट चार्ज बनाया गया जिसको नाम दिया गया Q0, जो कि टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि हमेशा कंसीडर किया जाता है कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये बहुत छोटा है और इसका अपना कोई इफेक्ट है ही नहीं, ये नेग्लिजिबल इफेक्ट दिखाता है। कोई भी इफेक्ट हो, ये चुपचाप सिर्फ टेस्ट करने में मदद करेगा। तो सपोज करो हमने यहाँ पर कोई एक टेस्ट चार्ज रखा Q0 और इस Q0 चार्ज को यहां से यहां तक उठाकर लाए यहां तक। तो उठाकर लाने में हमें कुछ वर्क करना करा, और ये वर्क कैसा है? एक्सटर्नल है ना। बाहर से हमें कोई चार्ज अपने आप तो आएगा नहीं, इसको उठाकर ऐसे 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 करके इस पॉइंट पर लाए हैं, तो ये एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि when the charge is moved from one point to the another point, then there is no change in their kinetic energy। समझाते हैं आराम से। ये इरेज कर दे टेस्ट चार्ज की कहानी, पक्की वाली बात लिख लो टेस्ट चार्ज के बारे में। कहता है कि whenever a charge is moved from
point to another, then there is no any change in their speed. That is change in kinetic energy. That is kinetic energy final माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज जीरो। समझो समझो समझो, तो बारीकी से चीजों को समझो, आगे दिक्कत नहीं होगा। कहता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब कहता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को लेके आएंगे तो उसको लेके आने में हमें कोई एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब इस चार्ज को आप उठाओगे तो एकदम एक कांस्टेंट स्पीड से चलोगे। अगर आपने 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड पकड़ी है तो यहां से यहां तक पहुंचने में 2 मीटर पर सेकंड का ही स्पीड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शुरू में 2 चल रही है, बाद में 4 चल रही है, फिर 2 चल रही है, फिर 1 चल रही है। ऐसा स्पीड में चेंजेस नहीं आना चाहिए। अगर स्पीड में चेंजेस आ रहा है तो आप अच्छे से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हो। तो यहां से यहां आने में जो वर्क लग रहा है वो वर्क Q नॉट को यहां से यहां लाने में लगता है, और वो वर्क कुछ इस तरीके से लगता है कि जो Q नॉट को लेकर आ रहे हैं उसकी स्पीड चेंज ना हो, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है वो हमेशा जीरो रहे। इस समय जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो किसकी वजह से होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कहां से कहां तक ला रहे हो आप? B से लेकर A तक लेके आ रहे हो, तो इसमें आप एक वर्क एक्सटर्नल कर रहे हो, एक्सटर्नल वर्क कर रहे हो टू टेक अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट B to A अपॉन टेस्ट चार्ज Q नॉट। यही तो टेस्ट चार्ज को लेकर उठा के आ रहे हैं, कह रहा है ना अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 इंच ऑफ ए कंडक्टर। यानी ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ये इस चार्ज को उठाकर इतना वर्क डन किया गया, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस निकला। क्या निकला? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस निकला। अब हम कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। हमारा इनिशियल पॉइंट कहां था? पॉइंट इनिशियल कैसा था? B था। इनिशियल पॉइंट हमारा कौन सा है? B है। और फाइनल पॉइंट क्या है हमारे पास? A है। तो यहां से जब इसको डिफरेंस को लिखोगे तो ऐसा लिख सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल is work done by an external agent to take a charge from point B to A upon test charge Q naught, and this is the electrostatic potential difference. अब प्रॉब्लम ये है कि we are not able to find the प्रॉब्लम ये है कि we are not able to find the electrostatic potential at a point। यानी हम हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस ही निकाल सकते हैं। we can only find potential difference। समझो, आराम से चीजों को पकड़ो। हम दोनों टॉपिक को एक साथ खींचना चाह रहे हैं, अगर कंफ्यूजन होगा तो बोलना। कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। जो जहां पे चार्ज होगा वो इनिशियल पॉइंट, जहां पे लेके आना है वो फाइनल पॉइंट। बस लाने का तरीका ये है कि इसका स्पीड चेंज नहीं होना चाहिए, एक स्पीड से यहां तक पहुंचे, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होना चाहिए, कोई काइनेटिक एनर्जी का चेंज ना हो। तो यहां से हमने लिखा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम B to A इज वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम B to A अपॉन Q नॉट। फाइनल था A, इनिशियल था B, तो BA माइनस BB इज वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम B to A अपॉन टेस्ट चार्ज Q नॉट। अब हमारा अगला टॉपिक है, ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसका जस्ट अगला टॉपिक है, वो कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट निकालो। कैसा निकालो? एट अ पॉइंट निकालो। और हम लोग एट अ पॉइंट कभी नहीं निकाल सकते, हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस ही निकाल सकते हैं। तो एट अ पॉइंट कैसे निकाले? तो इसके लिए फिजिक्स वालों ने क्या दिमाग लगाया? इरेज कर दे इसको, ये डेफिनेशन है बात, लिख लो। तो कहता है आप हमें ये बताओ, क्या बताओ सर? आप हमें ये बताओ, नेक्स्ट हेडिंग दे दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक
पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट, एक पॉइंट की वजह से बताओ। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, पॉइंट ए तो ठीक था, पॉइंट बी भी ठीक था, यहां पर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट था। अब पॉइंट बी को ये कंसीडर कर लो कि ये बहुत दूर है, इनफिनिटी पर है, और तब हम इनफिनिटी से वर्क एक्सटर्नल करके बिना स्पीड को चेंज किए हुए ए तक पहुंचेंगे, और पोटेंशियल एट इन्फिनिटी को जीरो कंसीडर करने के लिए कहा, ये एज्यूम करने के लिए कहा कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जीरो होगा। इन्फिनिटी का मतलब ये हुआ कि एक चीटी को इस बोर्ड पे रख दो तो ये बोर्ड इसके लिए इन्फिनिटी प्लेन हो जाएगा, लगेगा पूरी दुनिया यही है। तो इन्फिनिटी मतलब थोड़ा दूर ले जाओ पॉइंट ए से, तो बी पॉइंट को अगर इन्फिनिटी कंसीडर करोगे तो यहां से जब आप डिफिनीशन को आगे बढ़ाओगे तो क्या बोलोगे, सेम चीज लिखोगे, ये वाला चीज तो सेम लिखोगे, फ्रॉम बी टू ए। बी टू ए की जगह क्या लिख दोगे, बी पॉइंट कहां पे है, इन्फिनिटी पे है, यानी यहां से बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस from taking a charge at a point infinity to A is work done by external agent from taking a charge at a point infinity to A upon test charge Q naught। और इसको जब इसमें तब्दील करोगे तो क्या लिखोगे, VA माइनस V, B की जगह infinity is work external from taking a charge at a point infinity to A upon test charge Q naught। और कहा है कि इंफिनिटी को के पोटेंशियल को जीरो मानो, तो ये पोटेंशियल जीरो हो गया, यानी पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या आ गया, वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम टेकिंग अ चार्ज एट इन्फिनिटी टू ए अपॉन टेस्ट चार्ज Q naught। और ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट, एक पॉइंट की वजह से। कहानी समझ में आई, यानी हम सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बताए और ये बोले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमेशा डिफरेंस का होता है, दो पॉइंट का होता है, एक पॉइंट का कभी नहीं निकाल सकते। तो फिजिक्स बारे में दिमाग लगाया, बोला दूसरे पॉइंट को हम इन्फिनिटी कंसीडर कर लेंगे और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को जीरो एज्यूम कर लेंगे, सब एजम्पशन है, एज्यूम कर लिया तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए निकल गया। यानी दो टॉपिक कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड दूसरा टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट, एक पॉइंट की वजह से। लिख लो, अगर समझा पाए हैं तो मजा आ जाएगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस और ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट। समझ गए, दोनों में सिर्फ ये था कि जो इनिशियल का कंडीशन था उसको हमने इनफिनिटी मान लिया और फाइनल को टच भी नहीं किया और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को जीरो एज्यूम कर लिया। और कंडीशन इसमें भी वही है और इसमें भी वही है कि चार्ज को जो उठा कर लाओगे तो इस स्पीड से लाओगे, यहाँ से अगर 2 से स्टार्ट किया हो तो यहाँ पर भी 2 तक पहुंचना है, यानी 2 मीटर पर सेकंड है तो 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड है तो 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड है तो 6 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आना है, स्पीड का चेंज नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन को दिमाग में रखना है। तो इसमें से जो जो बातें आपको समझ में आई है लिखो और बताओ कि आप समझ पाए या नहीं समझ पाए। फास्ट लिखो, समझो अच्छे से, आगे बढ़े। अब कोई बोलेगा कि इसकी एसआई यूनिट बताओ क्या होगा, तो यहां से निकालो इसकी एसआई यूनिट किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलो तो अगला पॉइंट इन्फिनिटी हो जाएगा, अगर डिफरेंस बोलोगे तो 2 पॉइंट हो जाएगा ए और बी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट बोलोगे तो इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी हो जाएगा, बस यही डिफरेंस है। अब बोलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट, तो वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल, और चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम। तो जूल पर कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो एसआई यूनिट है वो जूल पर कूलम है, जूल जो है वो वर्क की यूनिट है और कूलम जो है वो चार्ज की यूनिट है। तो जूल पर कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और एक अच्छी बात यह है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल इज एन स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब ये जो भी बातें बताई है उसको थोड़ा सा समराइज करके लिख के अच्छे से समझा देते हैं, इसमें से जो भी बातें लिखनी है आप लिख लो।
अब इसको हम अच्छे से एक जगह समराइज कर देते हैं, ताकि अभी हम समझा रहे थे ना, अब समराइज कर देंगे तो आपको 2 सेकंड में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जिसको नोट्स बनाना होगा वो नोट्स बना लेना। अभी हम सब जगह आपको समझा दिया। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की कहानी, क्या क्या चीजें हमने बोली, फटाफट एकदम जल्दी जल्दी में करेंगे। अगर आप 1.5x के स्पीड पे देख रहे हो तो स्लो कर लो, नॉर्मल कर लो, क्योंकि बहुत फास्ट दिखेगा। हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। सबसे पहले तो हमने बोला कि जब आप पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q नॉट। ये एक टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है जो कि एक पॉजिटिव चार्ज की तरह है, और ये बहुत छोटा होता है, इसका कोई अपना इफेक्ट नहीं होता है। यहाँ से उठाकर यहाँ तक लाने में जो वर्क एक्सटर्नल लगा, तो यहाँ पर हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू ए अपॉन टेस्ट चार्ज Q नॉट। यहाँ से अगर कोई बोलेगा इसकी SI यूनिट बोलो, SI यूनिट बोलो, तो आप बोलोगे कि वर्क का SI यूनिट होता है जूल, चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम, तो इसकी SI यूनिट होगी जूल पर कूलम या जूल कूलम इनवर्स, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। अगर आपको कोई पूछ दे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट बताओ, तो आप कुछ नहीं करोगे, फिर से A ले लोगे, B ले लोगे, B इस समय इंफिनिटी पॉइंट रख लोगे कि, और इनिशियल पॉइंट जो है उसको इनफिनिटी कर दोगे, और यहां से उठाकर टेस्ट चार्ज को लाओगे बाय टेकिंग द वर्क एक्सटर्नल। बस यही ध्यान रखना है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, यानी नो चेंज इन स्पीड, स्पीड में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहां से आप लिखोगे, इस वाले पोर्शन में यहां लिख देते तो लिखोगे VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम टेकिंग अ चार्ज एट अ पॉइंट B टू A अपॉन टेस्ट चार्ज Q नॉट, क्योंकि B पॉइंट को आपने इन्फिनिटी माना है, तो VA माइनस V इंफिनिटी इज वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम इंफिनिटी टू A अपॉन टेस्ट चार्ज Q नॉट। और कहता है कि एज्यूम करके चलो आप फिजिक्स में कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी जो होगा वो जीरो होगा, तो इसकी पोटेंशियल जीरो हो जाएगी, तो ये मिल जाएगा पोटेंशियल एट अ पॉइंट वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम इंफिनिटी टू A अपॉन टेस्ट चार्ज Q नॉट। है तो इनडायरेक्टली ये पोटेंशियल डिफरेंस ही, लेकिन एक पॉइंट को इंफिनिटी मान के हमने निकाल दिया पोटेंशियल एट अ पॉइंट। फिर हमने बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज एन स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज एन स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। यही सारी चीजें अभी तक हमने आपको पढ़ाई है, समझाई है। इसमें से जो भी बातें आपको लिखनी है वो लिख लो। इससे पहले भी हमने लिख के समझाया था अच्छे से, वहां से नहीं आया तो यहां से रिवीजन करो। अब स्केलर क्वांटिटी होने से फायदा ये हो गया कि अब चीजें आसानी से सॉल्व होगी। देखोगे आप स्केलर क्वांटिटी का फायदा होगा। स्केलर क्वांटिटी जानते हो ना, जिसके पास नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू होता है। यानी इसमें वेक्टर वाली कहानी से बच गए आप कि वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए √a² + b² + 2ab cos थीटा वाली स्टोरी से बच गए। इरेज कर दे, लिख लो। अब हम निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r ऑन अ पॉइंट P फ्रॉम इट। और जैसे ही ये बताएंगे तो उसके बाद फिर उस पर बचे हुए जो क्वेश्चन होगा उसको भी हम समझा देंगे। इरेज कर दे। हाँ सर, यही चीज जो अभी पढ़ा था उसी को, इसको रिवीजन करो। पहली क्लास है ना,
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का तो पहला क्लास थोड़ा सा जब तक आप समझोगे नहीं तब तक दूसरे क्लास में कैसे मजा आएगा। जब तक पहली क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि क्या कर क्या रहे हैं तब तक दूसरे का बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पहले क्लास में थोड़ा बहुत स्लो चलता है, चीजें एक बार 2-4 बार रिपीट होती है, फिर धीरे धीरे जब आप एक बार रिदम में आ जाते हो तो चीजें फिर रिपीट होना बंद हो जाती है, क्योंकि ये अंडरस्टूड हो जाता है कि आप इतना सारा पढ़ लिए हो तो आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और वो मान लेते हैं पॉइंट चार्ज कैपिटल Q है, एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम इट ऑन अ पॉइंट P। मतलब कहता है एक Q चार्ज है, इससे R दूरी आगे बढ़ा और इस पॉइंट P पर पूछ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा। ये चार्ज Q है और ये कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, ये हम एज्यूम कर लिया है हमने। इससे ये हमने एज्यूम कर लिया है कि ये कौन सा चार्ज है, पॉइंट चार्ज। अरे सर क्या डैश डैश लगाए हुए हो, अच्छा लगेगा लिखने में, आदत बनेगी ना। देखोगे कि सर वीडियो बनाने में भी ये चीज नहीं भूलते हैं, तो हम जब घर पे बैठ के मस्ती से नोट्स लिख रहे हैं तो क्यों ना सुंदर नोट्स बनाया जाए। सुंदर नोट्स बनाने से क्या होता है, चीजें आसानी से याद रह पाती है। अच्छा सर ऐसी बात है तो हम भी सुंदर बनाएंगे। ओके, तो कहता है मान लो एक चार्ज है Q जो पॉइंट चार्ज है, इससे R दूरी आगे बढ़ते हैं और इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा। तो याद करो इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड आपने पढ़ा था कि अगर ये प्लस चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगा, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता था KQ/R², और उसी जगह अगर कोई निगेटिव चार्ज होता था और इससे R दूरी आगे बढ़ के इस पॉइंट P पर अगर हमसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता था तो बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी टुवार्ड्स द निगेटिव चार्ज, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी KQ/R² होता था। और यहाँ पर जो हम चार्ज को रखते थे वो विदाउट साइन रखते थे, साइन को यूज नहीं करते थे। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो हमेशा पॉजिटिव लेके चलते थे, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ हमें डायरेक्शन देने में मदद करता था। लेकिन इस समय अगर इस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालोगे तो ये आएगा KQ/R², और इस समय अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालोगे तो आएगा K-Q/R², यानी यहां पर जो चार्ज होगा उसको आप विथ साइन रखोगे। यहां विदाउट साइन इसलिए रखते थे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और जब कोई चीज वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है तो साइन जो है वो सिर्फ डायरेक्शन दिखाने में मदद करता है। यहां पर विथ साइन इसलिए रखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज नॉट R², KQ/R² लिख दिया था R। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज नॉट एन स्केलर क्वांटिटी। समझो आराम से, घबराने की जरूरत नहीं, रुको। ठीक, हमने बोला कि इस पॉइंट P पर अगर प्लस Q चार्ज जो पॉइंट चार्ज है इससे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो 1 सेकेंड, तो ये KQ/R² होता है, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पूछे तो ये KQ/R होता है, R² नहीं। अगर इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो ये KQ/R² होता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पूछे तो K-Q/R², यानी
चार्ज निगेटिव है तो निगेटिव चार्ज का वैल्यू साइन के साथ लेके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेके निकालना है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में निगेटिव हो या पॉजिटिव हो हमेशा पॉजिटिव लेना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी की वजह से निगेटिव पॉजिटिव से डायरेक्शन पता चलता था, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, नो डायरेक्शन। ये सब जो डायरेक्शन हमने बनाया है ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बनाया है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बनाया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी में हम चार्ज को विथ साइन लेके चलते हैं और वेक्टर क्वांटिटी में हम चार्ज को विदाउट साइन लेकर चलते हैं। अब सवाल उठता है कि KQ अपॉन R को डिराइव करके दिखाओ, ये कैसे आया। ठीक है, लिख लो इन सब बातों को। ठीक है सर, लिख लेते हैं। अब हम इसके डेरिवेशन को देखते हैं कि ये KQ अपॉन R कैसे आया होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपॉन R स्क्वायर कैसे आया, वो तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ लिया था कि फोर्स निकाल लिया था। फोर्स निकालने के बाद हमने फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में भी निकालते थे, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को वेक्टर फॉर्म में निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और जो स्केलर क्वांटिटी है उसका वेक्टर फॉर्म हो ही नहीं सकता। और ये जितनी भी बकवास हमने की है वो उसी को समझ में आ रहा होगा जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड अच्छे से पढ़ा होगा। और अभी अगर नवंबर दिसंबर में तक अगर आपने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड अच्छे से नहीं पढ़ा है तो ये आपके लिए बहुत बुरी खबर है। जितना जल्दी हो सकता है उसको कंप्लीट कर लो, क्योंकि अब बोर्ड का एग्जाम बहुत पास है। तो यहाँ से हमने सपोज किया कि कोई एक पॉजिटिव चार्ज Q लिया हमने, और यहाँ से R दूरी पर हमें एट अ पॉइंट P इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। तो हम जानते हैं कि हम हमेशा एक पॉइंट को इनफिनिटी कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब एक बात समझ लो, जो हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज Q naught from infinity to a point is conservative। समझो क्या समझाना चाह रहे हैं। ये जो आप वर्क करते थे ना कि यहाँ पर एक इन्फिनिटी पर Q नॉट चार्ज रखोगे, यहाँ से आप ऐसे लेकर आओगे और इस पॉइंट पर पहुंचने के समय आप धीरे धीरे एकदम बिना चेंज किए हुए स्पीड वर्क एक्सटर्नल करोगे विदाउट चेंजिंग इन काइनेटिक एनर्जी, जीरो होना चाहिए। तो इस समय जो आप कहोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम टेकिंग अ चार्ज एट इंफिनिटी टू पॉइंट P इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम टेकिंग अ चार्ज एट अ पॉइंट इंफिनिटी टू P अपॉन टेस्ट चार्ज Q नॉट होगा। फिर यहाँ से आप कहोगे कि फाइनल पॉइंट हमारा P है, फाइनल P पर लेके आ रहे हैं, तो VP माइनस V इंफिनिटी इज वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम इंफिनिटी टू P अपॉन टेस्ट चार्ज Q नॉट, और V इंफिनिटी पर जीरो होगा, क्योंकि हम एज्यूम करके आ रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी को हमें क्या लेना है, जीरो लेना है। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट P हमें चाहिए, यही चाहिए ना, व्हाट इज द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम पॉइंट चार्ज Q। तो पॉइंट P पर पोटेंशियल चाहिए, तो ये आ गया हमें वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम इंफिनिटी टू P अपॉन टेस्ट चार्ज Q नॉट। ये तो हमारे पास आ गया, लेकिन यहां से यहां तक कैसे पहुंचे, पोटेंशियल एट P बराबर KQ अपॉन स्मॉल r। अब यही यहां से यहां तक पहुंचने के लिए हमें वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम इंफिनिटी टू P चाहिए। तो हमने बोला कि वर्क जो कर रहे हो वो कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का मतलब होता है स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन कहने का मतलब डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, यानी इनिशियल और फाइनल पे। जैसे डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे, इसका क्या मतलब है कि अगर आप एक पॉइंट A ले लो और एक पॉइंट B ले लो, और यहां से यहां तक जाने में जो वर्क लग रहा होगा 1, और यहां से यहां तक जाने में जो वर्क लग रहा होगा 2, आप इसमें लंबा दूरी तय कर रहे हो, इसमें छोटी दूरी के तय कर रहे हो, और इसमें कुछ वर्क लग रहा है 2, इसमें कुछ वर्क लग रहा है 1, लेकिन इनिशियल पॉइंट क्या है A और फाइनल पॉइंट क्या है B, यानी वर्क डन
थ्रू 1 इज इक्वल टू वर्क डन थ्रू 2, यानी वर्क जो है वो स्टेट फंक्शन है, यानी वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता कि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कैसे गए हो, बस ए इनिशियल बी फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट याद है ना, इधर से इधर से घूम के आओ, इनिशियल और फाइनल का जो दूरी होता था वो डिस्प्लेसमेंट होता था। उसी तरह इनिशियल ए है, फाइनल बी है, तो वर्क ए से बी पर जाने में पहले थ्रू जाओ या दूसरे थ्रू जाओ, सेम वर्क लगेगा, वर्क में कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि वर्क एक कंजर्वेटिव है, स्टेट फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो देखो इसका ये समझाने का क्या फायदा हुआ, तो हमें चाहिए क्या, हम यहाँ तक तो पहुंच गए, इस बात को ऐसे करते करते यहाँ तक पहुंच गए, यानी हमें ये पता चल गया और ये भी पता चल गया वर्क एक स्टेट फंक्शन है। जो हम इसको इरेज करते हैं, हम यहाँ तक पहुंचे, ये वाली बात जो लिख लिया आपने, टाइम मिला था लिखने का कि हम हट नहीं पाए थे, यहाँ तक हम पहुंचे कि पोटेंशियल एट अ पी इज वर्क done by external from taking a charge at infinity to point P upon test charge Q naught। यहाँ तक तो पहुंच गए हम, और ये जान गए कि वर्क एक स्टेट फंक्शन है। अच्छा, यहाँ तक पहुंच के हमें पहुंचना है KQ अपॉन R, KQ अपॉन R तक पहुंचना है। कैसे पहुंचे, तो हमें वर्क निकालना हो, तो लोगों ने बोला कि भैया यहाँ का जो वर्क निकालोगे ना, उससे अच्छा है टेस्ट चार्ज को यहाँ रख के वर्क निकालो। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, बगल में है, तो चीजें समझ में आएगी, इन्फिनिटी से निकालना हमारे लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फ्रॉम टेकिंग अ चार्ज एट अ पॉइंट P टू इन्फिनिटी निकाल लेते हैं, जो भी वैल्यू आएगा उसके अंदर निगेटिव साइन लगा देंगे, तो वर्क डन फ्रॉम एक्सटर्नल एट इन्फिनिटी टू P मिल जाएगा। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम टेकिंग अ चार्ज एट अ पॉइंट इन्फिनिटी टू P, लेकिन हम निकाल क्या रहे हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम टेकिंग अ चार्ज एट अ पॉइंट P टू इन्फिनिटी। जो भी वैल्यू आएगी, देखो ना, इधर से इधर आने का हमें वर्क चाहिए, लेकिन हम ये नहीं निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम इधर से इधर जाने का वर्क निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि देखो ना, ये पॉइंट P एकदम बहुत पास में है, तो यहाँ से निकालना हमारे लिए थोड़ा आसान होगा कि इधर इधर देख पाएंगे, चीजों को जज कर पाएंगे, दूर जज करना हमारे लिए टफ होगा, तो हम इधर से इधर का वर्क निकाल लेते हैं, और जो भी वर्क का वैल्यू आएगा उसके आगे माइनस साइन लगा देंगे, तो हमारा बचा हुआ वर्क आ जाएगा जो हमें चाहिए यहाँ पर। ठीक है सर, तो यही काम करते हैं। तो यहाँ से हमने कहा क्योंकि पाथ अलग है, देखो डायरेक्शन, ये जो हम कह रहे हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम टेकिंग अ चार्ज एट इंफिनिटी टू P इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम टेकिंग अ चार्ज एट P टू इंफिनिटी। नेगेटिव साइन ये बताता है कि डायरेक्शन अलग है। क्या अलग है, डायरेक्शन अलग है, बाद बाकी दोनों वर्क सेम है, एक इधर से इधर, एक इधर से इधर। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इधर से इधर नहीं आ रहे हैं, हम थोड़ा कहानी को बदल ले रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, इस चार्ज को यहां रख दे रहे हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, Q नॉट भी कैसा चार्ज होता था, पॉजिटिव होता था, और ये टेस्ट चार्ज है, और ये अपना कोई इफेक्ट नहीं दिखाता है, इट डज नॉट हैव इट्स ओन इफेक्ट, इसका अपना कोई इफेक्ट होता ही नहीं है। इसका अपना कोई इफेक्ट होता ही नहीं है, टेस्ट के लिए यूज करते हैं, सब अभी बताया था हमने। तो हमने क्या किया, उस चार्ज Q नॉट को यहां ले आए। अब देखो, अब इस चार्ज को देखोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी ये वाला चार्ज इस चार्ज पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, ड्यू टू, जिसके बारे में कूलम्स सर ने समझाया था, जिसको हम कूलम्स लॉ कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, K Q Q1 Q2, यानी K Q नॉट अपॉन R की जगह R स्क्वायर। अब ये तेजी से जाने लगेगा, तो सुनो 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 सुनो, जब ये चार्ज यहाँ पर है तब तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देखो ना, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसी को हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते थे फर्स्ट चैप्टर में, इनवर्स
स्क्वायर लॉ भी कहते थे। तो हमारा कंडीशन है यहाँ से, अब पहले फोर्स ज्यादा लगेगा, तेजी से जाएगा, फिर फोर्स घट जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। यानी यहाँ पर क्या होगा, अगर हम ऐसे ही चार्ज को छोड़ दें तो पहले तेजी से, फिर धीरे 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 यहाँ तक पहुंचेगा, इन्फिनिटी तक। तो प्रॉब्लम ये हो गया कि नियम ये था कि व्हेन चार्ज Q नॉट goes from P to infinity, we must have to analyze that there is no change in speed, there is no change in speed। ये पहले ही बोला था हम। तो हमें ये बात का ध्यान रखना है कि यहाँ से यहाँ जाने में स्पीड का चेंज ना हो, लेकिन जब चार्ज पास में था तो वो स्पीड ज्यादा था, दूर गया तो स्पीड कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया, और स्पीड का चेंज होना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके जस्ट पीछे एक फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, ताकि ये आगे बढ़ रहा होगा, पीछे से हम हल्का सा छोड़ेंगे उसको, ताकि ये कांस्टेंट स्पीड से वो चलता रहे। यानी पीछे से हम इसको पकड़ के रखेंगे, पूरा तेजी से नहीं पकड़ेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से थोड़ा धीरे पकड़ेंगे, एकदम ना के बराबर। समझ रहे बात को? क्या ये चार्ज अपने आप जा रहा है, इसको जाने के लिए हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ कहता है कि पॉजिटिव चार्ज के सामने पॉजिटिव आया धक्का दे देगा। तो ये धक्का मान लिया है कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव लेकर डिराइव कर रहे हैं, तो यहाँ से धक्का दिया, अब ये अपने आप जा रहा था। तो अपने आप जाने में प्रॉब्लम ये था कि शुरू में तेजी से जा रहा था, बाद में धीरे धीरे जा रहा था। कंडीशन ये है कि स्पीड का चेंज होना नहीं चाहिए। तो हमने बोला कि भैया एक काम करते हैं, इस चार्ज को पीछे से एक फोर्स लगा के पकड़ लेते हैं, ऐसे धागे बांध के किसी तरीके से, और ये अपने आप जा रहा है, और हम हल्का सा स्पीड छोड़ेंगे ताकि एक कांस्टेंट स्पीड से जा सके। और ये माना गया है, वैसे आप देखोगे तो ये कहोगे ना कि सर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो थोड़ा सा स्लाइटली ग्रेटर देन एक्सटर्नल फोर्स होगा, तभी तो ये आगे बढ़ पाएगा ना। पीछे से भी उतना ही फोर्स अगर लगा दें जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो रुक ही जाएगा, ज्यादा लगा देंगे तो पीछे आएगा। तो हल्का कम लगाएंगे इससे तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ा जाएगा। ये इतना कम होता है कि एज्यूम कर लिया जाता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अप्रॉक्स एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है। ऐसा है नहीं, ऐसा है बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर दोनों एग्जैक्ट बराबर हो जाएगा तो चार्ज मूव करेगा। ये चार्ज इसको धक्का दे रहा, पीछे से हम पकड़ लिए पूरा टाइट, जितना तेजी से धक्का दे रहा उतना तेजी से हम पकड़ लिए, तो मूव ही नहीं कर पाएगा। तो उसको हल्का स्लोली पकड़ना पड़ेगा ताकि धीरे धीरे मूव कर सके। लेकिन ऐसा एज्यूम किया जाता है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है एक्सटर्नल से, एक्सटर्नल को हल्का छोटा रखते हैं ताकि ये मूवमेंट कर सके। वो इतना छोटा होता है कि मान लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है। अब ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा? इधर की तरफ। किस डायरेक्शन में? मान लो dr डिस्टेंस मूव किया तो हमने वर्क बराबर पर इरेज करें। इन सब बातों को लिख लो, जो भी लिख ये रहने देंगे, इन सब बातों को इरेज करें, कर दो सर। अब हमने एक चीज पढ़ा है, वर्क क्या होता है। वर्क हमें कौन सा करना है? वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम टेकिंग अ चार्ज एट अ पॉइंट P टू इनफिनिटी। और वर्क बराबर होता हमने पढ़ा ना, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू दिस फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम बाद में लिखते हैं वर्क बराबर फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डॉट कॉस थीटा। डॉट है इसलिए कॉस थीटा आता था, FDS कॉस थीटा। तो बोलोगे वर्क एक्सटर्नल जो है वो हमारा, जब एक्सटर्नल वर्क है तो हम एक्सटर्नल फोर्स को लेके चलेंगे, ठीक है। डॉट, अब ये पूरा वर्क नहीं निकाल रहे हैं हम, छोटा सा वर्क निकाल रहे हैं, एक्सटर्नल वर्क हम मान लेते हैं। समझो, इस बात को समझ लिया तो प्रॉब्लम ही खत्म। हमने बोला कि ये एक्सटर्नल फोर्स क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि ये प्लस चार्ज जो क्यू था इस क्यू को धक्का दे रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जब शुरू में तो बहुत तेजी से धक्का दिया, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते गया धक्का कम हो गया, यानी स्पीड धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज करने लगा। और कंडीशन ये था कि स्पीड हर जगह सेम होना चाहिए। तो पीछे से हमने इसको पकड़ लिया और हल्का स्पीड से छोड़ा, हल्का छोड़ा, तो ठीक उसी स्पीड से छोड़ा जिससे वो चल सके, जहां उसको जरूरत थी वहां थोड़ा सा आगे दे दिया। तो हम ये एज्यूम कर लिए कि जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है वो बराबर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के।
और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला हमने के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर पढ़ा है, जहां पे K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जो कि 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ये पहले चैप्टर में पूरा रटा के आए हैं हम, ठीक है। तो यहां से हमने देखा कि मान लेते हैं छोटा सा वर्क हुआ, ये चार्ज यहां से मूव करके थोड़ा सा आगे डिस्टेंस बढ़ा dr, कोई एक डिस्टेंस ले लिया dr को, कि r था तो dr डिस्टेंस आगे बढ़ा। तो छोटा सा वर्क करने के लिए छोटा फोर्स लगा F डॉट dr में, तो ओवरऑल पूरा वर्क चाहिए हमें, कितना चाहिए, पूरा वर्क एक्सटर्नल चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, कहां से कहां तक, तो टोटल वर्क, छोटा वर्क एक्सटर्नल को इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, P से लेकर इंफिनिटी तक, कहां से कहां, देखो ना कहां से कहां जा रहे हो, P से इंफिनिटी तक जा रहे हो। तो इनिशियल क्या है P, फाइनल क्या है इंफिनिटी, तो P से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। कहां से कहां, P से इंफिनिटी तक। अब जब इसका एंगल हटाओगे, डॉट हटाओगे, तो क्या आएगा, F एक्सटर्नल dr cos थीटा। अब सवाल उठता है थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो देखो एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा, यानी थीटा क्या है 180 डिग्री है। एकदम बारीकी से बातों को पकड़ पा रहे हो या नहीं पकड़ पा रहे हो, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो सारी कहानी गड़बड़ हो जाएगी। पकड़ लिया, ठीक है सर। अब आगे बढ़े तो ये टोटल वर्क एक्सटर्नल आ गया, कहां से कहां तक, P से इंफिनिटी तक। अच्छा, यहां पर इंटीग्रेशन डाला, P से इंफिनिटी तक, F एक्सटर्नल dr cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, ठीक है। यहां से हटा इसको। अच्छा, आगे बढ़े, यहां से मिला हमें वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम P से इंफिनिटी, माइनस बाहर निकाल लिया तो निगेटिव इंटीग्रेशन। जो पॉइंट P है उसको हम इस पॉइंट Q से r ही दूरी पर तो है, यहां हम r लिख सकते हैं, और इस पॉइंट Q से ये दूरी कितनी है, इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी। F एक्सटर्नल, अभी हमने बोला कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स से मिला जुला के थोड़ा सा छोटा है, एक्सटर्नल फोर्स थोड़ा छोटा, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं कि लगभग बराबर है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक्सटर्नल फोर्स के लगभग बराबर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जगह क्या है हमारे पास, K Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, तो इसकी जगह भी हम K Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ आ गया हमारे पास dr। अब यहाँ से K कांस्टेंट बाहर निकल गया, Q कांस्टेंट बाहर निकल गया, Q नॉट कांस्टेंट बाहर निकल गया, तो वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम P से इंफिनिटी बराबर निगेटिव ऑफ Q नॉट इंटीग्रेशन R से इंफिनिटी dr अपॉन आर स्क्वायर। अब 1 अपॉन आर स्क्वायर dr का इंटीग्रेशन करोगे तो r -2 dr करोगे तो r -2 + 1 अपॉन -2 + 1 होगा, या r टू द पावर -1 अपॉन -1 होगा, यानी -1 अपॉन r होगा। अगर इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है तो पहली वीडियो जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस की बनाई है उसमें हमने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बताया है, देख लो। तो यहाँ से आपको मिला वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम P से इंफिनिटी बराबर -K Q नॉट -1/r, ठीक है। कहां से कहां तक, R से लेके इंफिनिटी तक। अब यहां से बोलोगे वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम P से इंफिनिटी जो होगा वो -K Q नॉट, यहां एक बार डालोगे -1/इंफिनिटी, क्या डालोगे -1/इंफिनिटी, फिर डालोगे माइनस ऑफ -1/r, ऐसे ही डालते हो ना। अगर मान लो यहाँ पर x है और ये 0 से 2 है तो 2 -0 डालते हो, ये माइनस फार्मूला की वजह से भी आता है ना, तो ये माइनस फार्मूला की वजह से, और ये माइनस इसके पास था तो आ गया 1/इंफिनिटी की वैल्यू हो गई 0, और ये माइनस मिलके क्या हो गया प्लस। यहाँ से वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम P से इंफिनिटी क्या आ गया -K Q नॉट अपॉन R,
क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस होके 1/r बचा, माइनस बाहर था तो ओवरऑल माइनस हो गया, क्योंकि अंदर की चीजें प्लस हो गई, माइनस 1/∞ 0 हो गया, और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो 1/r आया, 1/r आया, 1/r बाहर निकला तो माइनस के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर आ गया। अब इससे हम आगे बढ़ेंगे और कहानी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इन सब चीजों को हटा देते हैं, इन सब चीजों को हटा देते हैं जो इंटीग्रेशन करके दिखाया है, ठीक है। ये इन्फिनिटी पर यहाँ से इन्फिनिटी लेके आ रहे थे, ये वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम पी से इन्फिनिटी हमें मिल गया माइनस के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, दिख रहा है नीचे वाला पोर्शन, हाँ सर दिख रहा है। अब यहाँ से हमें निकालना है क्या, वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, तो जो भी वैल्यू आई है उसको आगे निगेटिव लगा देंगे, लिख लो इसको, कुछ हटाना पड़ेगा। इस बात को इतना लंबा इसलिए खींचा क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि कैसे डिराइव करना है, इसलिए इतना खींचा, गले की खराश कर ली। अगर नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट करना। इरेज करें, तो बच्चे मन में सवाल आता है सर इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सटर्नल कैसे इक्वल हो गया, थोड़ा पूरा इक्वल कर दोगे तो क्यों आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो हम बताए ना कि एकदम हल्का सा छोटा होता है एक्सटर्नल, जिसकी वजह से हम एज्यूम कर लेते हैं कि लगभग लगभग दोनों बराबर ही रहा होगा डिराइव करने के लिए। तो यहाँ से मिला हमें वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम पी से इन्फिनिटी बराबर माइनस के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। तो हमें चाहिए वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, तो निगेटिव लगा दो जो भी आया है, तो निगेटिव ऑफ माइनस के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी आ गया के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, तो इरेज करें इधर से, तो यहां से हमें मिल गया पोटेंशियल एट अ पॉइंट P इज क्या था, वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू P अपॉन क्यू नॉट, वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू P आ गया के क्यू नॉट अपॉन आर अपॉन क्यू नॉट ने क्यू नॉट को मार दिया, तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट P बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यों लिखे थे और कहीं आर स्क्वायर नहीं लिखा ना, के क्यू अपॉन आर। बस एक बात का ध्यान रखना है कि ये विथ साइन होगा, अगर इसी जगह माइनस क्यू होता तो वहां माइनस क्यू आता, इसी जगह प्लस क्यू होता तो वहां प्लस क्यू आया है, और ये हो गया एलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। one second. हाँ, तो ये आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P इज के क्यू अपॉन आर, और इस डेरिवेशन को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लिख लो क्योंकि ये डेरिवेशन पूछा जा सकता है, ठीक है। लिखो, जो भी चीजें लिखना है, समझना है, पीछे करना है, पीछे कर लो, समझ लो, जान लो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कितने घंटे पढ़ा दिए सर आपने? अच्छा, 12th क्लास में हो, 1 घंटे और झेल लोगे, 57 मिनट ही हुआ है। इरेज करें, तो इसको एक बार दोबारा सुन लेना, अगर नहीं समझ में आया तो पक्का बताना। इरेज कर दे, लिख लो। लिख लिया सर। अब है हमारे पास इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन, पेज नंबर 55, पेज नंबर 55 का एग्जाम्पल 2.1 है। कहता है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P। एक पॉइंट चार्ज है 4 × 10⁻⁴
सॉरी, -7 कूलम एक चार्ज है, लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे, यहां से 9 सेंटीमीटर दूर जाओ और इस पॉइंट P पर बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा। तो सबसे पहले देखो ये कूलम में है, अगर ये माइक्रो कूलम में होता तो 1 माइक्रो कूलम बराबर 10⁻⁻6 कूलम होता है। अगर ये नैनो कूलम में होता तो 10⁻⁻3 कूलम होता है, लेकिन कूलम में है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं। ये सेंटीमीटर में है तो फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, सीधा सीधा लगाओगे Q/R, कहानी खत्म। ये सेंटीमीटर में चेंज करोगे मीटर में तो 100 से डिवाइड करोगे तो ये 0.09 मीटर आ जाएगा। फॉर्मूला लगा लो, पोटेंशियल एट अ पॉइंट P। डेरिवेशन आएगा तब उतना लंबा है, डेरिवेशन नहीं आएगा तो क्वेश्चन बनाना इजी है। तो बोलोगे K की जगह 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं, इस पर बहुत सारा टॉपिक पढ़ा है आपने। इनटू Q की जगह 4 × 10⁻⁻7 कूलम अपॉन R की जगह 0.09 मीटर। यहां से मीटर को मार दिया, कूलम ने कूलम को मार दिया। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो यूनिट आया वो क्या आया, न्यूटन मीटर पर कूलम, न्यूटन मीटर पर कूलम। और ये देखो ये डेसिमल हटाओगे तो ऊपर में 100 आ जाएगा और ये 9 कट जाएगा। 10⁻9 है और 10⁻⁻7 है, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो बचेगा 4 × 10⁻2 × 100 को लिख सकते हो 10⁻2। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट P आ गया 4 × 10⁴ और न्यूटन पर कूलम, न्यूटन मीटर पर कूलम है यूनिट, न्यूटन मीटर पर कूलम है। अब अभी हमने बोला था पोटेंशियल का यूनिट जूल पर कूलम होना चाहिए, तो न्यूटन मीटर क्या है, न्यूटन इज द फोर्स, मीटर इज द डिस्टेंस और वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो न्यूटन मीटर को आप जूल लिख सकते हो और अपन पर कूलम, तो जूल पर कूलम भी यूनिट हो गया। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज द वर्क, फोर्स इज द न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज द मीटर, तो न्यूटन मीटर इज द जूल और कूलम इज कूलम। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट P आ गया हमारे पास 4 × 10⁴ न्यूटन मीटर पर कूलम या जूल पर कूलम। अब कहता है hence obtained the work done, hence obtained the work done in bringing a charge 2 × 10⁻⁻9 from a infinity to a point P। अच्छा, टूटना मत भाई, गिर जाता है तो बहुत बर्बाद हो जाता है, ये सब गिर के टूटते नहीं। बच गया आराम से सर। कहता है कि एक इन्फिनिटी पॉइंट है, उस इन्फिनिटी पॉइंट पर 2 × 10⁻⁹ कूलम का चार्ज है और यहां से उठाकर इस पॉइंट P पर लाने पर एक्सटर्नल वर्क कितना होगा फ्रॉम टेकिंग अ चार्ज एट पॉइंट इन्फिनिटी टू P। तो आपने पढ़ा है कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट P इज, मतलब ऐसे कह सकते हो ना, चेंज इन पोटेंशियल from taking a charge at infinity to P is work external from taking a charge at infinity to P upon test charge Q0। इसको लिखोगे फाइनल माइनस इनिशियल इज वर्क डन एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू P अपॉन टेस्ट चार्ज Q0। टेस्ट चार्ज बोलो या चार्ज बोलो, इस समय टेस्ट चार्ज मत बोलो क्योंकि इस समय चार्ज ऑलरेडी दिया हुआ है Q। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू P अपॉन चार्ज Q। इसको इधर लेकर आओगे तो आपको मिलेगा, मार्कर चेंज कर लेते हैं, आपको मिलेगा वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू P इज पोटेंशियल एट P इनटू चार्ज Q। पोटेंशियल एट P आप निकाल चुके हो, तो वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू P इस पोटेंशियल एट P आया है आपको 4 × 10⁴ जूल पर कूलम इनटू चार्ज है आपके पास 2 × 10⁹ कूलम। कूलम ने कूलम को मार दिया तो आ गया कितना, 4 × 2 = 8, यहाँ पर है 10⁴ और 10⁻⁻9 -9 था, हाँ, तो यह आ गया 10⁻⁻5 जूल वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू P।
अब इसी में कहता है does the answer depend upon the path along which charge brought, क्या चार्ज को जहां से लेकर आ रहे हैं पॉइंट पी पर उसके पाथ पे डिपेंड कर रहा है, यहां से लेके आओ या ऐसे लेके आओ या ऐसे लेके आओ ना, नो डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, नो डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, ये पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा क्योंकि वर्क इज कंजर्वेटिव, क्योंकि वर्क इज कंजर्वेटिव, वर्क जो है वो एक कंजर्वेटिव है जो स्टेट फंक्शन है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये पेज 55 का क्वेश्चन नंबर 2.1 का ए पार्ट ये हो गया और बी पार्ट ये हो गया। खांसी की वजह से अगर आपको तकलीफ हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है, लिख लो। कितने देर हो गया? 1 घंटे 5 मिनट। हम सोच के तो आते हैं कि आपको एक साथ बहुत सारा चीज बताएंगे, लेकिन बताते बताते समझाते समझाते हो जाता है टाइम। तो हम इसके नेक्स्ट वाले में आपको, अभी हमने क्या बता दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट बता दिया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज बता दिया। उसके बाद हमें आगे अब बताना है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ मल्टीपल चार्ज। फिर हमको आपको बताना है थर्ड चार्ज एट इक्विलिब्रियम, मतलब वेयर इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज जीरो बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, और फिर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल बताना है। तो ठीक है, इसमें इतना ही रहने देते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करते हैं, नहीं तो मजा नहीं आएगा। क्या कहते हो कि बता दे आगे, 1 घंटा हो गया, बोर हो जाते हो आप लोग, इतना समझ लो, फिर रेस्ट करो, फिर आगे पढ़ो, ठीक है। उस बात को हम आगे प्रोसीड कर देंगे। हम जब भी यहाँ पे लिखते हैं जो वो पूरा हो नहीं पाता है, सेकंड में आना ही पड़ता है। हम कोशिश करते हैं कि एक ही वीडियो में उसको खत्म करें ताकि जितना जल्दी हो सके चैप्टर कंप्लीट हो, लेकिन जैसे 1 घंटा होता है फिर मेरा मन डोलने लगता है कि 1 घंटा हो गया है, आप भी अब बोर हो रहे हो, तो चलो इसको यहीं पे रोकते हैं। आगे जो भी टॉपिक हमने लिखवाया था उसको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में एक 5 घंटे का वीडियो बता दिया। अब हमारा स्टूडेंट ही उसे पढ़ने से इनकार करता, नहीं सर 5 घंटे नहीं पढ़ेंगे, तो बड़ा ही दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। चलिए, तो अगली वाली जो टॉपिक हमने बोली है उसको नेक्स्ट वाले में बताते चले जाएंगे, लिख लो आप इसको। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ, बाय। थैंक यू सर, ओके, वेलकम।